Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathFath। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने डायनेमिक्स का एक चैप्टर, स्टैटिक्स का 2 चैप्टर और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं हम लोग लास्ट वीडियो तक, टिल द लास्ट वीडियो। ये जो नया वीडियो जा रहा है वो मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ऐसे ऐसे करके एक एक करके चैप्टर्स ख़त्म करेंगे। तो अब बारी आती है डिफरेंशियल की, उसके सेकंड चैप्टर की, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक कांस्टेंट ना होकर के वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे? इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस चैप्टर में भी जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, इन वेरिएबल कोफिशिएंट्स को हमें कन्वर्ट करना होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो तो वेरिएबल जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 ही टाइप है। टाइप नंबर 1 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइलर्स कॉची इक्वेशन, जो कि अभी मैं लिखूंगा, और सेकंड टाइप जो है वो लीजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीजेंड्रीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए पढ़ते हैं सीधे सीधे टाइप 1 पे। ये मेरे ख्याल से ये चैप्टर मैक्सिमम 3 वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है चलिए देखिए, फर्स्ट टाइप जो है, जिसका नेम हम लोग कह सकते हैं, या इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइलर्स कॉची, आइलर कॉची डैश लगा दीजिए, आइलर कॉचीज इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन है ना, इसमें डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है। अच्छा, तो ये होती कैसे? देखिए ध्यान सुनिएगा। इसमें जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, अगर n टाइम डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा कोफिशिएंट जो होगा वो x पावर n होगा। अभी मैं बताता हूँ होमोजीनियस, ये जो चैप्टर का इतना बड़ा नाम क्यों है, सब बताता हूँ। फिर उसके बाद अगला जो टर्म ले रहा हूँ उसमें पावर x की कम कर रहा हूँ, n-1। तो उसी हिसाब से डिफरेंशिएशन भी मैं एक कम कर दे रहा हूँ कि n-1 टाइम डिफरेंशिएशन। एक एक बात को ध्यान से सुनेगा, एक एक चीज़ क्लियर होगी बहुत प्यार से। और इसे एक कोफिशिएंट भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके पास एक कोफिशिएंट दे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक कोफिशिएंट दे दे रहा हूँ a1। ठीक है, अच्छा, फिर और आगे बढ़ा तो अब a2 एक कोफिशिएंट दे दे रहा हूँ कांस्टेंट। भाई देखो, कभी भी एक टर्म बनता है, जैसे मैंने लिखा है वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल तो है ना यहाँ पे x, लेकिन कभी भी हम लोग एक टर्म या फिर कोफिशिएंट बनाते हैं तो उसके सपोर्ट में कांस्टेंट लिखना चाहिए। क्यों भाई? अगर आप नहीं लिखोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं लिखोगे तो 1 होगी, आखिर 1 तो होगी ना। तो 1 क्या कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट है। तो 1 की जगह 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, -1√3, 1/2, 4/5 कुछ भी आ सकता है। तो उसके लिए स्पेशली जब हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं तो कुछ ना कुछ a1 b1 हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे a1 इस्तेमाल कर लिया। अच्छा भाई, ऐसे a2 के साथ क्या होगा भाई? x पावर n-2 कर दीजिए, मतलब पावर कम होती चली जा रही है, सिंपल सी बात। n-2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा एक समय जरूर आएगा कि डिफरेंशिएशन कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि पूरा कम हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब आप कांस्टेंट an की बात करोगे तो x पावर कितना हो जाएगा? n-n, दैट मीन्स x पावर 0। तो एक तरीके से x पावर हट जाएगा ना, तो मैं इसे हटा ही देता हूँ। ठीक है, और ये जब हटेगा तो डिफरेंशिएशन भी हट जाएगा, क्योंकि वो भी n-n हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर केवल y बचेगा इज इक्वल टू क्यू। क्यू आप लोग जानते हो, जो लास्ट चैप्टर में क्यू था वही यहाँ पे भी क्यू हो सकता है, उनमें से कोई भी हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताना है मुझे। देखिए क्या है, यहाँ पे होमोजीनस वर्ड क्यों है? होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो एक जैसा आपको बताते हैं। ये एक जैसा कैसे भाई? एक्स की पावर जितनी आ रही है उतनी ही बार डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे देखिए एक्स पावर n-1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन n-1 टाइम इसमें किया भी गया है ना। n-2 है तो n-2 ठीक। तो इस वजह से इसे होमोजीनियस बोला गया है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है, मतलब n सबसे बड़ा है, इस टर्म की होल पावर कितनी है? 1। भाई पावर और डिग्री की बात होती है, ध्यान रखिएगा। क्लास 12 में भी सीखा था कि जो सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया उसकी पावर जितनी होती है वही पावर होती है। तो यहाँ पे 1 है,
ठीक है। और 1 जब पावर होती है तो उसे लीनियर बोला जाता है, क्योंकि पावर 1 वाले जितने भी ग्राफ होते हैं वो एक लाइन बनाते हैं और लाइन से लीनियर वर्ड बनता है। ठीक है। इक्वेशन क्यों है भाई, इक्वल साइन है इसलिए इक्वेशन है, सिंपल। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। वेरिएबल कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट जितना भी डिफरेंशिएशन है उनका वेरिएबल ही तो कोफिशिएंट है। भले यहाँ पे कांस्टेंट लगा, लेकिन कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने पर एक नया वेरिएबल बना लेता है ना। तो यानी क्लियर हो गया चैप्टर का नाम क्या है। तो पता चला पूरा चैप्टर पढ़ गए, चैप्टर का जो हेडिंग है वही नहीं पता है वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। आई थिंक इट इज़ क्रिस्टली क्लियर टू यू राइट नाउ। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 1। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है बताते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग इसमें करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा वो कैसे करना है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। सो पहला पॉइंट यही है कि हमें ये सोचना है कि जो हमारे वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम कैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलें। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स को वी वांट टू चेंज दिस वेरिएबल कोफिशिएंट्स इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम वैल्यूज। ये कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मुझे, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी एक वैल्यू। अब क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, जरा ध्यान से देखिएगा। जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वो करते क्या है, x इज इक्वल टू ई पावर टी। जो x में हमारा वेरिएबल चल रहा था वो अब t में कन्वर्ट हो चुका है, भले ही वो e की पावर में है। अच्छा ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहली बात तो जब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें यही पूछ लेता है कि व्हाट टू सब्स्टिट्यूट या हाउ टू कन्वर्ट दिस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली जो पिछला चैप्टर था उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहीं पे आपके सामने है, एमसीक्यू। अब देखिए टी के प्लेस पे वो जेड भी हो सकता है, यानी एक्स इज इक्वल टू ई पावर जेड भी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स को जेड में लिख देंगे और फिर एक्स को टी में लिख देंगे, किसी भी रूप में हो सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें बोली गई हैं, बस आपको क्या करना है, ई की पावर में ही लेना है। जो सब्स्टिट्यूशन लेना है वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदलने के लिए ई पावर में लेना है आपको। ठीक है, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, इसको टी के रिस्पेक्ट में जरा डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी करिए। ठीक है, सो होगा क्या, डी एक्स अपॉन डी टी। टी के रिस्पेक्ट में आप इधर भी करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ई की पावर टी ही आएगा ना, है कि नहीं। अच्छा, अब एक कन्वर्जन जो कर रहे हैं, ये डी एक्स अपॉन डी टी तो ई पावर टी हो गया, अच्छी बात है। अब जरा जो पॉइंट नंबर 2 है मैं आपको वो उस पर लेके जाता हूँ। देखिए एक चीज़ समझिए, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें जो सबसे छोटी जो डिफरेंशिएशन होगी, मतलब यहाँ पे आई होगी, मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ए एन माइनस 1 है ना, और डी अपॉन डी एक्स, मतलब अब क्या होगा भाई, बहुत कम बचा होगा, मतलब ऑलमोस्ट एक ही बचा होगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो इसे बदलने का तरीका बताते हैं, फिर उसके बाद इसके जस्ट और पहले वाला डी टू वाई बाई डी एक्स टू का बदलने का तरीका, फिर डी थ्री बाई डी एक्स थ्री का बदलने का तरीका, ऐसे डी एन बाई डी एक्स एन को टी में बदलने का तरीका। मतलब ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये ओवरऑल प्रूफ है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। अभी आखिरी में सिंपल सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा मैं, ठीक है, उस पर मैंने ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अब जब आपका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो सबसे लास्ट का होगा, और इसका कोफिशिएंट जो होगा वो x होगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि जितनी पावर यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी और उतनी यहाँ होगी ना। तो ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। x को जब आपने e पावर t माना, चाहे e पावर z माना, कुछ भी आंसर हो सकता है, तो e पावर t मैंने रख दिया। एक काम करते हैं, ये जो dy बाई डी एक्स है ना, उसमें एक काम करते हैं, dt का मल्टीप्लाई और dt का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक काम और करते हैं, क्या कि जो dy बाई डी एक्स है उसके डी एक्स की जगह डी टी कर देते हैं, और ऊपर वाले डी टी के साथ डी एक्स को इधर कर देते हैं, मतलब इन लोग का प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ई पावर टी है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ई की पावर टी। तो जरा पुट तो करिए, ई पावर टी तो ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी टी भी ठीक है,
इंटू 1 अपॉन ई पावर टी। क्यों? अब ये ई पावर टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, डी वाई बाई डी टी, है ना। ठीक है, थोड़ा मैंने सही से लिख दिया। तो बचेगा सिर्फ कितना सा, डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो नहीं अल्टीमेटली आप सही से ध्यान दीजिए, तो ये जो x इंटू डी वाई डी एक्स था वो डी वाई बाई डी टी में कन्वर्ट हो गया। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन किया आपने, x के प्लेस पर ई पावर टी रखा। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है दिखाता हूँ। ध्यान आपको सबसे पहला ये जो कन्वर्जन है, सब्स्टिट्यूशन है, उसे दिमाग में रखना है एमसीक्यू के लिए। और दूसरा x डी वाई डी एक्स के प्लेस पर डी वाई डी टी पुट करना है आपको। अच्छा ठीक है, ये क्लियर है। तो बाकी के जो हायर डिग्री जो हैं उनका क्या होगा, हायर ऑर्डर वाले का क्या होगा, उसका भी सब्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। तो होगा क्या भाई, सीधी सी बात है, देखिए सिंपल सी बात, x इंटू, अब एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या बताया चेंजमेंट के लिए, डी बाई डी टी ऑफ वाई। इसको लिखने का एक और अंदाज है, आप इसको ऐसे लिख सकते थे x इंटू डी वाई, क्योंकि d हम लोग पहले इससे पिछले चैप्टर में लिखा करते थे। तो इसकी जगह पे आप जो d बाई डी टी उसको d डैश नाम दे दीजिए। ठीक है, d डैश वाई। ठीक है, ये तो पहला कन्वर्जन है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में x की पावर 1 की बात हो रही है, और अगर x पावर 2 की बात हो रही है, साथ ही साथ d2 y बाई डी एक्स 2 है, तो पावर 2 हो गया। तो जरा चेंजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। क्या चेंजमेंट करना है आपको इतना सा चेंजमेंट करना है कि डी डैश लिखना है और ब्रैकेट में डी डैश माइनस 1 करना है, उसके बाद वाई लगाना है। तो कहने का मतलब क्या है, चलिए एक और लिख देता हूँ तब और समझ में आएगा। एक्स पावर 3 डी 3 वाई बाई डी एक्स 3 बाई, ऐसे तो चल रहा था, होमोजीनियस है ना, जितनी पावर एक्स में होगी उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। तो ये कन्वर्ट जब टी में होगा, वेरिएबल जब एक्स से ट्रांसफर हो जाएगा टी में, तो इसमें क्या आएगा, डी आ जाएगा डी डैश माइनस 1 इंटू डी डैश माइनस 2 ऑफ वाई। ठीक, तो बात समझ में आ रही क्या हो रहा है, बात समझ में यही आ रही है कि जितनी पावर हो रखी है सिर्फ उतने ही बार डी डैश आ रहा है ना। जैसे पावर 1 था तो एक ही बार डी डैश आया, पावर 2 हुआ तो डी डैश आया, और अगला जो डी डैश आया उसके साथ एक माइनस हो गया। पावर 3 हुआ तो डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2, मतलब कुल मिला के 1 2 3 फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर, दूसरा फैक्टर पूरा ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल फैक्टर। ऐसे ही अगर पावर n की बात करते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, पावर n मतलब जो सबसे बड़ा हमारा स्टार्टिंग का था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इसका कन्वर्जन कैसे होगा, चलिए दिखाता हूँ। देखिए इसका कन्वर्जन, सबसे बड़ा इसका कन्वर्जन होगा, जैसे डॉट डॉट मैंने कहा कि चलिए एक्स पावर n की बात करते हैं, एक्स पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए जितनी पावर थी उतने फैक्टर्स थे। ठीक है, पावर अगर n है तो n फैक्टर्स होने चाहिए, लाइक सबसे पहला डी डैश, दूसरा डी डैश माइनस 1, ठीक है, तीसरा डी डैश माइनस 2। अब n है तो n तक जाएगा, तो आएंगे कितने, लास्ट में 3 2 1 भी आ जाएगा, क्योंकि आप कम करते चले जा रहे हो भाई, n टाइम डिफरेंशिएशन था वो, अब उसको आप n टाइम्स कम करते चले जा रहे हो, तो सीधे सीधे 1 पे पहुंचोगे। जैसे भाई 5 फैक्टोरियल को क्या कहते थे, 5 4 3 2 1, है ना। ऐसे कहा जाए n फैक्टोरियल को जरा n बार ओपन करो तो क्या होगा भाई, n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 ऐसे आता था। फैक्टोरियल नोटेशन जो था बिल्कुल वैसा ही तो है यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतनी बार तो हो ही गया, साथ में इसको ब्रैकेट में बंद करके और यहाँ पे कर देना है y। तो यानी कन्वर्जन समझ में आ गया। चलिए अब कुछ करते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिए थोड़ी। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे 3 किया, इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1 आया और यहाँ पे 2 आया, 2 तक गया ये। जब आप n की बात करोगे तो क्या होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, मतलब एक तरीके से 3 है तो उससे एक यहाँ पे कम आया। ठीक, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, मतलब एट लास्ट ही जब जाएगा लास्ट तक का, तो ये आखिरी वाला जो जाएगा डी डैश आएगा, ठीक, और डी डैश के साथ जो भी आपका n था उसमें से एक कम हो जाएगा। यही तो हुआ भाई, 3 था तो 3 से हो गया 2, एक कम हो गया, n था
तो n में से एक कम यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, वो फैक्टोरियल नोटेशन में बता गया, ठीक है, अभी क्लियर होगा। तो अभी क्या करना है, इसके साथ y लगा दीजिए। तो ऐसे तो ठीक है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा। अब ये क्वेश्चन लेते हैं तो और मज़ा आएगी। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्या ये होमोजीनस है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 3 है। सॉरी, डिफ्रेंशिएशन 3 बार ही हुआ है। तो भाई हम x को तो रिफॉर्म कर सकते हैं, एक x हम कॉमन लेके हटा दे तो पावर 3 होना बन जाएगा यहाँ पे, मतलब पावर 3 बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है जितनी डिफ्रेंशिएशन हो उतना ही आपको पावर बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला एक काम कर देते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप x कॉमन ले रहे होगे तो यहाँ पे x पावर 3 बचने वाला है, क्योंकि भाई होमोजेनस बनाना भी तो पड़ेगा, तब तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे वो सब्स्टिट्यूशन और वो सारी चीज़ें, तभी तो अप्लाई हो पाएंगी। यहाँ से भी एक x कॉमन चला गया तो 2x पावर 2, देखिए ये भी अब बन गया प्रॉपर। यहाँ से भी एक x कॉमन हो गया, ये भी प्रॉपर बन गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से भी x कॉमन हो गया तो y केवल y आ गया और इक्वल्स टू 1। अब ये x जो राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि वो उसे हम q कह सकें। सो ओवरऑल ये ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा, मैं लिख देता हूँ फटाक से, ठीक है। अच्छा, इसे एक और फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। कौन से फॉर्मेट में? डी के फॉर्मेट में, एक्स क्यूब डी 3y, है ना। और जब d3y आप लिख रहे होते हो तो आप y कॉमन भी ले सकते थे डायरेक्टली, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लेकिन जब आप मिड टर्म का एग्ज़ाम दे रहे होगे तो कुछ भी चीज़ डायरेक्ट मत करिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ डायरेक्ट आपको नहीं करनी है, एकदम परफेक्ट लिखना है, क्योंकि मिड टर्म में भाई 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे एक क्वेश्चन में जब तक आप पूरा अच्छे से नहीं लिखोगे, ठीक है। सो इसमें भी अगर आप y कॉमन लेते हो तो बनेगा क्या, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखिए मैंने y कॉमन लेकर के लिख दिया, ठीक है। अब बारी आती सब्स्टिट्यूशन लिखने की, ठीक है। देखिए जब आप पुट करेंगे ऑन पुटिंग, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, x इक्वल टू ई पावर टी। आप ई पावर टी भी कर सकते हो, ई पावर जेड भी लिख सकते हो, ई पावर थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस वो होना क्या चाहिए, ई की पावर में। तो जब भी एमसीक्यू बनेगा तो ई पावर देखिएगा, वही वाला आंसर होगा। और ई पावर केवल टी है, इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन टी के साथ कुछ लिखा नहीं कि ई पावर 2t लिखा हो या ax लिखा हो या at लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं, ई पावर 1t है, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हो आप, एट लास्ट ये भी लिख सकते हो, जो दोनों तरफ अगर लॉग ले लें इसमें, तो एक तरफ log x हो गया और एक तरफ हो गया log e की पावर t, तो t आगे आ जाएगा, log e की वैल्यू 1 होती है। तो आप ये कह सकते हो कि t के प्लेस पर आप एट लास्ट, जब आपका आंसर t में आएगा तो वहाँ पे log x लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कैसे? ऑन पुटिंग दिस दी अबव इक्वेशन, ठीक है भाई, मैंने स्टेटमेंट पूरा लिख दिया है। ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू ई पावर टी द अबव इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा भाई, सिंपल सी बात आपको दिखाता हूँ। देखिए जो ये पहला पावर 3 वाला टर्म है, एक्स पावर 3 और डी पावर 3, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिखाते हैं आपको। जो पावर 3 वाला है, जरा देखिए, पावर 3 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये थे पावर 3 वाला, है ना। तो पावर 3 वाला ये टर्म है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, लिख देंगे डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 वाई। चलिए लिखते हैं, तो क्या हो जाना चाहिए, डी डैश माइनस 1 और डी डैश माइनस 2 ऑफ वाई, ठीक। और क्या था भाई, और था प्लस 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, इसके प्लेस पर डी डैश और डी डैश माइनस 1 लिख देंगे, प्लस 2 डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 ऑफ वाई माइनस, और क्या था अगला, एक्स इंटू डी को सिंपल डी डैश लिख देते हैं। सो ये डी डैश हो गया, डी डैश वाई, वैसे वाई मैंने सबके साथ लिख दिया, वाई हटा सकते थे, प्लस वाई की जगह पे तो वाई ही रहेगा, और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है ना भाई, तो एक्स की जगह ई पावर टी हो जाएगा, लिख दीजिए उसे भी, 1 अपॉन ई पावर टी, चलेगा। अब ई पावर टी को ऊपर कर देते हैं और कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा। सो डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2, वाई कॉमन हो गया, प्लस 2 डी डैश माइनस 1
माइनस डी डैश और प्लस 1, क्योंकि y आप कॉमन लेने वाले हो, सो इंटू में y आ गया और e पावर माइनस टी ऊपर चला गया। दिस इज नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जरा देख लीजिए, अब क्या कहीं भी डिफरेंशिएशन के साथ आपको वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे भी वेरिएबल हट चुका है, यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं है। तो अब ये किस पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है? पहले वाले चैप्टर में, जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला वाला चैप्टर पढ़ा था। तो यानी अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी वैसा ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसे उसको करते थे CFPI, वही यहाँ पे भी हो गया। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है? सो ये इक्वेशन नंबर 2 है, एंड नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसको जैसे आप सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, फिर एक्सरसाइज आप ऑटोमेटिक कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी सी हिंट करनी पड़ेगी मुझे, मैं वो कर देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पूरा सॉल्व करते हैं। अब ये जो डी डैश -1 डी डैश -2, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। देखिए ज़रा, मैंने मल्टीप्लाई तो कर लिया, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? ये 2d डैश से 2d डैश कैंसिल हो रहा है। देखिए अब इसको बाकी को जितना भी बच रहा है उसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो बचेगा क्या? डी डैश क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको ये -3d² और 2d², तो -d डैश स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये -d डैश बचा, +1 बचा, इक्वल इंटू में y इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी। अब देखिए इसे फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करना इजी ही है। डी डैश स्क्वायर कॉमन लेंगे आप तो डी डैश -1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो डी डैश -1 यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, y लिख दीजिए इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी। सो ये क्या बन जाएगा? डी डैश स्क्वायर -1 इंटू डी डैश -1 y इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी, ठीक है? और इसको आप चाहो तो डी डैश -1 डी स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख सकते हो, ये डी डैश +1 हो जाएगा और डी डैश -1 y, मतलब फैक्टराइज कर रहा हूँ अच्छे से, तो वो क्या जाना चाहिए? ये डी डैश -1 स्क्वायर और डी डैश +1 ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी। ये इक्वेशन नंबर जो भी हो, इक्वेशन नंबर कौन सा है भाई? ये 3, ठीक है? इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग है, तो कोई बात नहीं, 5 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है ना? और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए अब ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के फैक्टराइज होकर आ गया। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, जैसा हम लोग उसमें लिखा करते थे, सेम वही प्रोसेस अब चलेगा वही वाले चैप्टर का। चलिए देखते हैं। देखिए अब ऑक्सिलरी इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 3 इज क्या होगा भाई? जहाँ जहाँ डी डैश वहाँ पे एम रख दीजिए, तो डी डैश -1 होल स्क्वायर था, m -1 होल स्क्वायर हो गया इंटू m+1 और इक्वल टू 0 कर दिया करते थे, आपको याद होगा। और जिसने नहीं देखा है, जो नए बच्चे जुड़े हैं, वो लास्ट की वीडियो जाके देख लें, चैप्टर नंबर 1। जब तक चैप्टर नंबर 1 नहीं देखेंगे 2 बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आने वाली है? तो देखिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? m-1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 जैसे करोगे आप तो 2 बारी 1 मिलेगा, 1,1, और एक बारी यहाँ से -1 मिल जाएगा, -1। तो CF क्या होगा भाई? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? CF विल बी वॉट? 1 2 बार है, तो उसके लिए C1 + x C2 ई पावर 1x, या फिर x लिख दीजिए, प्लस C3 इंटू ई पावर, सॉरी x लिखना है, x नहीं लिखना है, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे t होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर रखा है ना x को t में, तो यहाँ पे x कहीं नहीं होगा, जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ t होगा। C1 + t C2, क्योंकि x t में ट्रांसफर हो चुका है ना, और ई पावर t प्लस C3 ई पावर -t। क्लियर है ये बात? ठीक है। CF तो हो गया, PI क्या करें? PI भी बिल्कुल वैसे ही बात होगी। PI कितना होगा भाई? राइट हैंड साइड हमारा Q होता था 1/f d ऑफ Q, ठीक है? तो भाई देखिए जो Q था वो था क्या? Q राइट हैंड साइड पे यही तो है, ये तो है हमारा Q, है ना? Q इज इक्वल टू ई पावर -t। चलिए इसको पुट करते हैं। सो
और एफ डी क्या, एफ डी डैश क्या था, वही एफ डी डैश हमारा था 1/d-1 होल स्क्वायर इंटू d-+1 और क्यू क्या था e⁻t। ठीक है, अब ये बिल्कुल वही जो पहला टाइप था CFPI में, जो PI का पहला टाइप था e⁻AX टाइप। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे a की वैल्यू है -1। लेकिन ये जो a की वैल्यू -1 है वो इसे 0 बना सकती है। तो इसे हमें पहले क्या करना चाहिए, इसे हमें पहले छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसे 0 नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो जहाँ पे हम रख सकते हैं उसे रख करके हम आगे बढ़ा देते हैं, मतलब पीछे बढ़ा देते हैं। तो 1/-1 होल स्क्वायर, लेकिन इसमें नहीं रख सकते, तो इसे अभी होल्ड करके रखेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सीखा था वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 पहले जाके देखेंगे तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, सो इसे सॉल्व जैसे ही आप करेंगे तो क्या आने वाला है भाई, 1/-2 का होल स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। और जब ये 0 दे रहा है, आपको याद आ रहा होगा ये 0 का कॉन्सेप्ट है, तो 0 में ई की पावर में जो भी होता है उसे ऐड करके आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो ऐड करके आगे बढ़ाने का क्या मतलब है, e⁻t तो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, और ऐड करके जब आप आगे बढ़ाते हो दैट मीन्स जहाँ पे d डैश है वहाँ पे ऐड क्या करना है, वही -1। सो -1 +1, और जब आपने e⁻t को लेफ्ट में ले आया तो वहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 1 से 1 खत्म हो रहा है। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब कैंसिल कर लीजिएगा, नहीं तो ये PDF में अच्छे से आएगा नहीं। तो कैंसिल हो जाएगा तो 1/d डैश बचेगा, सिंपल था। चलिए लिखते हैं इसको। तो देखिए PI ओवरऑल आएगा क्या, PI इज इक्वल टू 1/4 e⁻t 1/d डैश ऑफ 1। तो 1/d डैश का मतलब क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या, ये d डैश इसका था, d डैश था t का। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, वो t आएगा, आपको t दे के जाएगा। तो t जो दे के जाएगा, t को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ e⁻t होल अपॉन 4। सो एट लास्ट आपका टोटल सोल्यूशन क्या होता है भाई, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, द कंप्लीट सोल्यूशन विल बी, द कंप्लीट solution will be, क्या होगा भाई, हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। सो CF कितना आया था भाई, CF आया था C1 प्लस TC2 e⁻t प्लस C3 e⁻t प्लस PI ऐड कीजिए, PI कितना आया t इंटू e⁻t होल अपॉन 4। अब यहाँ जहाँ जहाँ t था जो हमने ट्रांसफॉर्म किया हुआ था, देखिए भाई अब ये आंसर तो t में है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या t में था, नहीं वो x में था। तो क्वेश्चन जब x में था तो हमें इसे x में बदल देना चाहिए। चलिए देखते हैं उसे भी। देखिए जहाँ जहाँ हमारा ई पावर था उसे थोड़ा हम सही से लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस में था ना, तो उसे भी सही से लिख लेते हैं। e⁻t यहाँ पे ठीक था, पहला वाला टर्म C3 इंटू e⁻t था, तो उसे 1/e⁻t लिख लेता हूँ। ठीक, प्लस 1/4 इंटू टी था और e⁻t था, तो e⁻t को मैं नीचे ले जाता हूँ। अब जो हम लोगों ने शुरुआत में सब्स्टिट्यूशन किया था वो चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन था, आपको दिखा देता हूँ एक बारी। हाँ, तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन था ना, मतलब अब हमें e⁻t की जगह x पुट करना है, और जहाँ t मिले उसकी जगह पे log x पुट कर देना है। चलिए पुट कर देते हैं, तो देखिए पुट करते हैं। सो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इसकी जगह पे log x लिख देता हूँ, t की जगह पे log x, और बाहर में e⁻t है तो उसकी जगह पे x लिख देता हूँ। C3 अपॉन e⁻t है तो उसकी जगह x हो जाएगा, प्लस t अपॉन 4 इंटू एक्स, ओ सॉरी t नहीं, t की जगह तो log x हो जाएगा ना, तो उसे भी लिख ही लेता हूँ, log x अपॉन 4x चलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर व्हाट वी वर रिक्वायर्ड टू हैव। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है।
आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, वेयर C1 C2 एंड C3 आर कॉन्स्टेंट्स टू डिटरमाइन। मतलब इन्हें हमें डिटरमाइन करना होता है। कैसे डिटरमाइन करते हैं? जब ये लोग बाउंड्री वैल्यूज देते हैं, जस्ट लाइक बोलते हैं x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन कराया गया है लास्ट के चैप्टर में। ठीक है, आई होप कि ये आपका जो फर्स्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 2, ये वीडियो नंबर 1 थी। वीडियो नंबर 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा। दो या तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका पीआई सॉल्व करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वो मैं बता दूंगा। वैसे है सिंपल ही। वो जो चैप्टर नंबर 1 था उसका लास्ट जो पॉइंट था जिसमें क्यू किसी भी टाइप का नहीं होता था, जैसे एक्स पावर एन नहीं होता था, ई पावर ए एक्स नहीं होता था, साइन ए एक्स या कॉज ए एक्स नहीं होता था, तो वो नया एक टाइप होता था, तो उसमें फॉर्मूला होता था। तो उसी का ये पॉइंट है जो मुझे बताना है यहाँ क्वेश्चंस में। और उसके बाद टाइप 2 है, जो अगर हो सकेगा तो कल की वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में ये हो जाएगा। तो वीडियो नंबर 3 जो होगी उसमें टाइप नंबर 2, जो कि बड़ा ही सिंपल है, टाइप 1 से ही बनता है, और प्लस क्वेश्चन होगा। और मतलब ये थर्ड वीडियो में ये टोटल चैप्टर खत्म हो जाएगा, वीडियो नंबर 3। ठीक है, तो 3 वीडियो मिलेंगे इसके और ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। देखिए, जो हमारा डायनामिक्स है, डायनामिक्स का एक चैप्टर फिनिश हो चुका है, स्टैटिक्स का 2 चैप्टर 1 एंड 2 फिनिश हो चुका है, और आपका डिफरेंशियल का एक फिनिश हो चुका है, और दूसरा भी हम लोग फिनिश कर ही लेंगे। तो ओवरऑल 5 चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं, कल से परसों तक में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक बहुत बड़ा मटेरियल बन चुका है आपके पास। अब आपका रिवीजन करने का भी टाइम है। ठीक है, तो रिवीजन आप अपने नोट्स से भी कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी चला सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। नोट्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़े हुए हैं, सारे नोट्स टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं। जितने लोगों ने नया ज्वाइन किया वो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा दिया रहता है। बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। तो आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स देख करके बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट टाइमिंग और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाऊं, जिससे कि एक बार वीडियो देख करके ही आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉलेजेबल थी, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज की थी, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसे क्लियर कर लीजिएगा, आगे की बात तभी समझ में आएगी। जो लोग नए आए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लास्ट के वीडियो हैं चैप्टर नंबर 1 के, उसे बहुत अच्छे से देख ले। ठीक है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें काफ़ी सारे वीडियोस बने थे, 5 या 6 बने थे शायद, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा चैप्टर था। ठीक है, अकेले 25% का वो अकेला वो चैप्टर है जो आपकी पूरी डिफरेंशियल की बुक में जितने भी पेजेस हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।